नमस्कार प्यारे बच्चों। और ठीक है साहब। अच्छा, और क्या चल रहा है? घर काम कर रहे हैं आप सभी लोग? नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग घर काम कर ही नहीं रहे हैं, बराबर। तो घर काम सबको करना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विद्यालय खुलेगा तब एक साथ पूरा जब घर काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। इससे अच्छा है कि जो पढ़ा जा रहा है उसको अच्छे ढंग से आप लोग घर काम को पूरा कीजिए। तो हम लोग जो है इसके पहले क्या पढ़े, प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र पाठ 3। तो पाठ 3 जो है भूगोल में, उसमें भारत के प्रमुख प्राकृतिक भागों में पढ़ाया गया है। भारत को 5 प्रमुख प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। इसके साथ साथ जो है ब्राजील के 5 प्रमुख प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। आज आप लोग मैं क्या पढ़ाऊंगा, अपवाह तंत्र यानी नदी प्रणाली। ब्राजील की कौन कौन सी प्रमुख नदी प्रणाली है और भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदी प्रणाली है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ब्राजील का अपवाह तंत्र क्या है। तो प्यारे बच्चों, ब्राजील अपवाह तंत्र, इस देश में 3 प्रमुख नदियों के मैदान हैं। कितने नदियों के मैदान हैं? 3 प्रमुख नदियों के मैदान हैं। पहला है अमेजन का अपवाह तंत्र। अमेजन नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्वी ढाल पर होता है। अमेजन में पानी का निर्वहन की मात्रा बृहद है, करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड है। इसीलिए नदी के उद्गम से नदी में संचित अवसाद तेजी से बह जाते हैं। इसलिए नदी के मुहानों पर अवसादों का निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं होता है। अमेजन नदी के मुहाने के पास की चौड़ाई करीब 150 किलोमीटर है। ये है अमेजन का अपवाह तंत्र। अमेजन एक बड़ी नदी है, ब्राजील में बहती है वो, और वह जो है पेरू नामक देश से एंडीज पर्वत से निकलती है। एंडीज पर्वत से निकल करके जो है वो पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ जाती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाती है। कहाँ जाती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और अमेजन नदी में पानी का प्रवाह तेज होता है, इसलिए उसका जो मुहाना है, उसका जो डेल्टा है, वहाँ पर निक्षेपण कार्य नहीं होता है। वहाँ जो अवसाद होता है, वहाँ पर जो है नदी के साथ जो पदार्थ बह कर जाते हैं वो नदी के मुहानों पर इकट्ठा नहीं होते हैं। आप लोग बताता हूँ मैं मानचित्र के माध्यम से। जैसे देखिए ब्राजील का मानचित्र है प्यारे बच्चों। तो ये देखिए अमेजन नदी है। क्या है? अमेजन नदी है। ये उत्तर है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम में जो है वो निकल करके एंडीज पर्वत से, कहाँ से? एंडीज पर्वत से निकल करके कहाँ जाती है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाती है। इसके पानी का बहाव जो है तीव्र है, इसलिए इसके मुहाने पर, ये मुहाना है, नदी जब किसी खाड़ी या सागर में गिरती है उस स्थान को मुहाना या डेल्टा के नाम से जाना जाता है, बराबर। तो यहाँ पर पानी की जो रफ्तार तेज होती है, तो इसके कारण यहाँ पर जो है पदार्थों का निक्षेपण कार्य नहीं होता है। ये अमेजन नदी का अपवाह तंत्र है। क्या है? अमेजन नदी का अपवाह तंत्र है। इसकी जो है यहाँ जो इसकी चौड़ाई जो है इसके मुहाने पर है लगभग 150 किलोमीटर है। कितना है? 150 किलोमीटर है। तो आप लोग देखिए ये अमेजन नदी है। इसमें अनेक बहुत सारी नदियाँ जो है अमेजन में मिलती हैं और बड़े पैमाने पर पानी का निर्वहन होता है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसका दूसरा जो है अपवाह तंत्र है पेराग्वे पराना अपवाह तंत्र। पेराग्वे पराना अपवाह तंत्र, ये दोनों नदियाँ ब्राजील के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हैं। ये दोनों नदियाँ ब्राजील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना की प्लाटा नदी में जा मिलती हैं। कहाँ मिल जाती हैं? प्लाटा नदी है जो अर्जेंटीना में बहती है। अर्जेंटीना देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, वहाँ पर जाकर के मिल जाती है। इन दोनों नदियों को एवं ब्राजील के दक्षिण छोर में बहने वाली उरुग्वे नदी को ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिणी ढलान से जल आपूर्ति होती है। इन दोनों नदियों को एवं
ब्राजील के दक्षिण छोर में बहने वाली उरुग्वे नदी को ब्राजील की उच्च भूमि के दक्षिणी ढाल से जल आपूर्ति होती है। अब देखते हैं मानचित्र के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं मैं। ये ब्राजील का मानचित्र आप लोग ध्यान से देखिए। ये पैराग्वे नदी है और ये क्या है, परा नदी है। ये दक्षिण पश्चिम बहती है। कहाँ बहती है? दक्षिण पश्चिम में। और देखिए ये उरुग्वे नदी है। कहाँ पर है? ये उरुग्वे नदी है। इनका जलग्रहण जो होता है दक्षिण पश्चिम दिशा में बह करके आगे जा करके अटलांटिक महासागर में ये मिल जाती हैं। तो ये दो प्रमुख जो है नदी प्रणाली तंत्र हैं ब्राजील की। किसकी? ब्राजील की। पहला हम लोग क्या पढ़े? अमेजन का अपवाह तंत्र। दूसरा क्या है? पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र। तीसरा जो है साओ फ्रांसिस्को। ये ब्राजील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। ब्राजील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र ब्राजील की सीमा में ही है। कहाँ पर है? ब्राजील के सीमा में है। ब्राजील उच्च भूमि के पूर्व भाग में यह जलग्रहण क्षेत्र है। इस भाग में करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तक यह नदी उत्तर की ओर बहती है और उसके बाद पूर्व की ओर मुड़कर अटलांटिक महासागर में मिलती है। साओ फ्रांसिस्को ब्राजील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। कौन नदी है? तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। बड़ी नदी है साओ फ्रांसिस्को में। करीब 2000 किलोमीटर दूरी तय कर करके पूर्व की ओर मुड़ करके जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिल जाती हैं। हम लोग मानचित्र के माध्यम से इसको देखते हैं एक बार पुनः। ये रहा ब्राजील का मानचित्र। अबे देखो प्यारे बच्चों, ये साओ फ्रांसिस्को नदी है। कौन नदी है? साओ फ्रांसिस्को नदी है। यह बह करके फिर पूर्व तरफ मुड़ती है और मुड़ करके जो है अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। करीब 2000 किलोमीटर के क्षेत्र को जो है कवर करती है। और इसका जलग्रहण जो है, जो पानी है वो कहाँ रह जाता है? ब्राजील में ही रहता है। कहाँ रहता है? ब्राजील में ही रहता है। आगे देखते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है। तो पहला है अमेजन का अपवाह तंत्र, दूसरा पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र, तीसरा साओ फ्रांसिस्को और चौथा है तटीय प्रदेश की नदियां। ब्राजील के तटीय प्रदेश में अनेक कम लंबाई की नदियां बहती हैं। तटीय प्रदेश में सघन अधिवास होने के कारण ये नदियां महत्वपूर्ण हैं। उनमें परानिबा, इटापेकरू आदि नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। ये जो है चौथा जो तटीय प्रदेश की नदियां हैं। कैसी है? तटीय प्रदेश। इनकी लंबाई कम होती है। जो तटीय प्रदेश नदियां हैं इनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। और जो ब्राजील का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर सघन अधिवास है, माने वहाँ लोगों की संख्या अधिक होती है और इसलिए ये नदियाँ क्या होती है? बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और ये सारी नदियाँ जो है जा करके अटलांटिक महासागर, यहाँ देखते हैं बार फिर हम लोग, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है और क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर है। अब यहाँ पर देखिए पूरा गुआग नदी है, परोसा नदी है, अनेक बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर जो है बहती हैं और बह करके उत्तरी अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक महासागर में मिल जाती हैं। तो ये रहा जो है ब्राजील का अपवाह तंत्र, माने ब्राजील जो देश है उसको 3 प्रमुख नदियों के मैदानी क्षेत्र में बांटा गया है। और हम लोग चलते हैं भारत के अपवाह तंत्र पर। कहाँ पर? भारत अपवाह तंत्र। उद्गम क्षेत्र के आधार पर भारत की नदियों को हिमालय व प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित किया जाता है। उद्गम क्षेत्र के अनुसार भारत को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 2। एक तो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिमालय की नदियाँ। क्या देखते हैं? हिमालय की नदियाँ। हिमालय की अधिकांश प्रमुख नदियाँ विविध हिमालयों से प्रारंभ होती है, इसलिए उनमें ग्रीष्म काल में भी जल का बृहत निर्वहन होता है। वर्षा काल में उनमें बाढ़ आती है और ये 12 मासी नदियां हैं। इस समूह में सिंधु एवं गंगा की प्रमुख सहायक नदियों का समावेश होता है। हिमालय की अधिकांश नदियां जो है प्रमुख जो है यहाँ दिया है विविध हिमालयों से प्रारंभ होती है।
क्योंकि जो हिमालय से नदी निकलती है वो पहला तो सिंधु है, उसकी सहायक नदियां हैं, दूसरा है गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं। तो इन नदियों में जो है ग्रीष्म काल में जब हिमालय से बर्फ पिघलती है, जब तापमान अधिक बढ़ता है ग्रीष्म काल में मई और जून में, तो तापमान बढ़ने से जो हिमालय जो बर्फ जो है पिघलती है, तो पानी का रूप धर के वो पानी कहाँ बहता है, नदियों में। उसके बाद जो है जब वर्षा काल होता है, तो वर्षा काल का भी बड़े पैमाने पर पानी कहाँ जाता है, नदियों में जाता है। इसलिए हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वो 12 मासी हैं। 12 मासी यानी वर्ष के हर महीने में उसमें पानी बहता रहता है, यह इसकी विशेषता है। वर्षा काल में वर्षा का पानी और ग्रीष्म काल में बर्फ पिघलने का पानी, ये पानी जब नदियों में आते हैं, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियों में पानी जो हमेशा साल भर बहता रहता है। आइए देखते हैं सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां। इस नदी में झेलम, चिनाब, रावी एवं ब्यास नदियों का समावेश होता है। ये जम्मू और कश्मीर राज्य से बहती हैं। सिंध की एक प्रमुख सहायक नदी सतलुज का उद्गम मानसरोवर के पास होता है। अब देखते हैं यहाँ मानचित्र के माध्यम से भारत का मानचित्र है। क्या है बच्चों, देखिए सिंध नदी है, क्या है, सिंध नदी है। और ये सिंध नदी जो है यहाँ से निकल करके मानसरोवर से ये जम्मू कश्मीर राज्य से हो करके जो है कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान होकर के अरब सागर में मिल जाती हैं। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है और ब्यास है। और सिंध की एक और सहायक नदी है, वो क्या है, सतलज, जो राकस झील से निकलती है, सतलज। और राकस झील से निकल करके जो है जा करके सिंध में मिल जाती है। इस राकस झील से निकल करके जो सतलज नदी है, इस जो आगे बढ़ती है हिमाचल और पंजाब होकर निकलती है, इसके लिए जो है इसका जो अवसाद है, इसके जो निक्षेपण होता है, इससे पंजाब का जो है बड़ा मैदानी क्षेत्र बन गया है। किससे जो है, सतलज नदी से। किससे, सतलज नदी से। दूसरा दिया है गंगा एवं उसकी सहायक नदियां। गंगा नदी का उद्गम हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है, गंगोत्री नामक स्थान से होता है। गंगा की एक बड़ी सहायक नदी यमुना का उद्गम यमुनोत्री से होता है। गंगा में अनेक सहायक नदियां समय समय पर मिलती हैं और इसीलिए उसका निर्वहन बढ़ता जाता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप लोग कई बार बताया भी गया है। गंगा का उद्गम जो है हिमालय के गंगोत्री नामक स्थान से होता है। कहाँ से होता है, गंगोत्री नामक स्थान से होता है। और साथ साथ जो है हिमालय की जो गंगा जी की जो बड़ी सहायक नदी है वो क्या है, यमुना जी है। उनका उद्गम कहाँ से होता है, यमुनोत्री से। तो गंगा और यमुना दोनों जब मिलती हैं तो पानी की मात्रा क्या जाती है, बढ़ जाती है। अब दोनों नदी जो आगे जब बढ़ती है, दोनों के बीच के जो क्षेत्र है उसको नागानी नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या देखते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों का निर्वहन वर्षा पर निर्भर करता है, इसलिए इन नदियों की घाटियों में आमतौर पर बाढ़ का खतरा नहीं होता है। यह नदियाँ मौसमी होती हैं। कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं। मौसमी माने क्या होता है, समय अनुसार। जब बरसात होती है इसमें पानी बहुत रहता है, जैसे बारिश समाप्त होती है वैसे इसमें धीरे धीरे पानी क्या जाता है, समाप्त हो जाता है। ये प्रायद्वीपीय जो है नदियाँ हैं। देखिए यहाँ पर मानचित्र किया है बच्चों, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। यहाँ से अनेक नदियाँ निकलती हैं जो जा करके अरब सागर में मिलती हैं, इसलिए जो है यहाँ पर जो है इनको मौसमी नदी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। इसमें गंगा के अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा व कावेरी नदियों का मुख्यतः समावेश होता है। गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक पर है। कृष्णा नदी का मैदान गोदावरी के दक्षिण में है। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिल राज्यों में बहती है। ये बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ हैं। कहाँ मिलती हैं लोग, बंगाल की खाड़ी में। गंगा को छोड़ करके यहाँ दिया है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सभी नदियों का जो है समावेश होता है एक साथ। और ये जा करके कहाँ गिरती हैं, जो है
बंगाल खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से। प्यारे बच्चे देखते हैं, देखिए ये गोदावरी नदी है। आप लोग ध्यान देखिए, इधर नर्मदा है, नर्मदा के नीचे जो तापी है, तापी के नीचे जो है अपना यहाँ से गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। यहाँ से निकल करके कहाँ जाती है? बंगाल खाड़ी में। उसके नीचे हम लोग देखेंगे कृष्णा नदी है। कौन नदी है? कृष्णा नदी है। कौन नदी है? कृष्णा नदी है। तो कृष्णा का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से। यह नदी भी जा करके बंगाल खाड़ी में मिलती है। उसके और नीचे आएंगे तो कावेरी नदी है। कौन नदी है? कावेरी नदी। ये जो है कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकल करके तमिलनाडु होकर के जो है यह कहाँ जाती है? बंगाल खाड़ी में गिरी जाती हैं। और इसके साथ साथ और जितनी नदियाँ हैं, देखिए महानदी यहाँ पर है। महानदी यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ से निकल करके यह जो उड़ीसा होकर के जो है बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये अपना नदी क्षेत्र है पूरे भारत का। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ और बंगाल खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ, ये सारी नदियाँ जो है इसमें गोदावरी जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से भारत में दूसरे क्रमांक पर है। पहली नदी गंगा है जिसमें सबसे अधिक जलग्रहण होता है। उसके बाद दूसरी क्या है? दक्षिण भारत में गोदावरी है। गोदावरी भारत की दूसरी बड़ी नदी है जो बड़े पैमाने पर जलग्रहण क्षेत्र को लेकर चलती है और बड़े पैमाने पर सिंचाई होती है गोदावरी नदी से। जैसे खास करके महाराष्ट्र राज्य, कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में सिंचाई के क्षेत्र में गोदावरी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर दिया है कृष्णा नदी का मैदान गोदावरी के दक्षिण में है। ये गोदावरी नदी है, यहाँ ध्यान से करिए आप लोग, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी। इसके दक्षिण में आएंगे तो ये कृष्णा नदी है। कौन नदी है? कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है गोदावरी के दक्षिण में। कहाँ पर है? दक्षिण में है। और कावेरी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती है। कावेरी का उद्गम इससे बताया आप लोगों को ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये देखिए कावेरी नदी है, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल करके कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्य से बह करके कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो ये हमारा जो है रहा भारत का अपवाह तंत्र और ब्राज़ील का अपवाह तंत्र। दो प्रमुख तंत्र हुए, ब्राज़ील का अपवाह तंत्र और भारत का अपवाह तंत्र। ब्राज़ील के अपवाह तंत्र में अमेजन का अपवाह तंत्र नंबर 1, नंबर 2 पेराग्वे पराना अपवाह तंत्र, तीसरा साउथ फ्रांसिस्को, चौथा है तटीय प्रदेश की नदियाँ। इसी के साथ साथ भारत अपवाह तंत्र में क्या है? सबसे पहले हिमालय की नदियाँ, हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ होती हैं। दूसरा है सिंध एवं उसकी सहायक नदियाँ, गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार नदियाँ निकलती हैं हमारे देश में, और अगला है जो है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। ये संपूर्ण जो है अपवाह तंत्र है, यानी इसको हम लोग नदी प्रणाली कहते हैं, नदी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, तीसरा पाठ जो है प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र, यह जो है आप लोगों का यह पाठ पूरा हो गया है। इसके साथ साथ देखिए जो गृह कार्य है, पहला है ब्राज़ील अपवाह तंत्र का वर्णन करो। दूसरा है हिमालय की नदियों के बारे में लिखो। हिमालय से कौन कौन नदी निकलती है उसके बारे में आप लोग लिखेंगे और ये घर काम को पूरा करेंगे, साथ साथ इसको याद करेंगे। यह जो वीडियो है आपको हमेशा जो है YouTube पर मिलेगा। वहाँ पर जब आप YouTube पर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे और देखेंगे तो वहाँ पर हमारा वीडियो मिलेगा। इससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगा। और इसी के साथ आज ये पाठ समाप्त होता है। अब फिर मिलेंगे। जय हिंद।